चलो जी ठीक है, बात नहीं करना है। तो आज हम लोग सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे। इधर देखो श्वेत, तो सैम्पल पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें 3 सेक्शन हैं। तो भी सेक्शन ए हम लोग देख रहे हैं। तो सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो 12 नंबर आपको मिलेंगे अगर कर लेते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर है। अब इसका करने का तरीका क्या है? यहाँ पर ना log x को हम लोग t मान लेते हैं, यहाँ पर log x को t मान लेते हैं। अब इधर ध्यान से सबको देखेगा, तो log x को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x dx और t का हो जाएगा dt। लेकिन यहाँ पर तो 1 अपॉन x dx कहीं है ही नहीं। तो अच्छा, log का बेस कुछ नहीं, तो हमेशा बेस क्या मानकर चलते हैं? e मानकर चलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से log को हटाओगे तो हम लोग x के जगह पर e पर पावर t भी लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। log को हटाना आता है ना, log को कैसे हटाते हो? तो e पर t हो जाएगा और x हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो इस पर पुट कर देना x के जगह पर। तो न तो यहाँ पर 1/x ही है, न तो यहाँ पर x ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए x से, और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। देखो यहाँ पर 1 अपॉन x dx कहीं था ही नहीं, तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या इसका फायदा हो जाएगा? 1 अपॉन x dx के जगह पर dt पुट कर देंगे, x के जगह पर पुट कर देंगे कितना? e पर t। तो x के जगह पर e पर t हो जाएगा, और अपान में 1 प्लस log x। तो log x को हम लोग क्या माने हैं? log x को t माने हैं। तो 1 प्लस t का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और 1 अपान x dx। बोलो जी 1 अपान x। अच्छा, ये log x को क्या माने थे हम लोग? t माने थे ना। तो e पर कितना हो जाएगा? t। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये x इक्वल टू क्या हो गया? e पर t हो गया। log x को क्या माने हैं? t माने हैं। और 1 अपान x dx को क्या मान दिए? dt मान दिए। पहले यहाँ तक देख लो कि कैसे यहाँ पर पुट किया गया है। इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और x से क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। और इसके बाद ना ये बन जाएगा फॉर्म इसका, इंटीग्रेशन e पर x और ब्रैकेट में fx और प्लस f डैश x dx। और इसका फार्मूला होता था e पर x fx प्लस c। बस इसी को यहाँ पर यूज करना है, हो जाएगा। इसको नोट करो और इसको कर लो। चलो टाइम से हो जी, बड़ा लेट तुम। बस चलो, इस इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है इसका यूज कर लो। तो ये फार्मूला क्या था? e पर x था, अंदर क्या fx प्लस f डैश x है। ये बताया गया था टाइप ना कि अगर कोई फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो आंसर क्या हो जाता है? e पर x fx। अब देखो यहाँ पर जो बना है फॉर्म, यहाँ पर e पर x होना चाहिए, यहाँ पर e पर t है। अब देखते हैं कि इसका इसमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e पर t, यहाँ पर 1 प्लस t है। यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, t में हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, और नीचे क्या है? 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। ये बात समझे? ऊपर नीचे, ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दिए हैं। इसका फायदा क्या होगा कि t प्लस 1 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e पर t ब्रैकेट में 1 अपान 1 प्लस t और माइनस 1 अपान 1 प्लस t का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो इसमें कोई फंक्शन, अगर ये fx है तो ये f डैश x है कि नहीं? अगर ये 1 अपान x है तो 1 अपान इस पूरे को x समझो ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा। तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा? e पर t और इंटू 1 अपान 1 प्लस t प्लस c। और t किसको माने थे? log x बेस ही माने थे। तो ये हो जाएगा e पर t रख दो, log x बेस e, और इंटू 1 अपान 1 प्लस t माने थे log x या ln x, बात वही है, और प्लस c। और ये बताए थे कि अगर सेम है तो कट जाता है, log पर बेस e ये दोनों सेम है तो log हट जाता है ना, कट जाता है, तो सिंपल x बचेगा। तो आंसर यहाँ आ जाएगा x अपान 1 प्लस ln x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन देखो इसमें इतना समय लग रहा है। करना क्या था इसमें? log x को t मान लिए हैं, तो जिसको t मानेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 अपान x dx। लेकिन यहाँ पर 1 अपान x कहीं था ही नहीं, तो 1 अपान x कहीं था ही नहीं, तो x से क्या किए? डिवाइड।
और x ऊपर क्या किए, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या किया ना, किस फॉर्मेट को चेंज कर लिए हैं, एंटी लॉग ले लिए। कैसे लोगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बेस है e पर t हो जाएगा। एंटी लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं। जैसे लॉग को कैसे हटाते हो, लॉग को हटाना होता है, जिससे बोल दे लॉग है और ये 8 है, या लॉग है यहाँ पर ये 3 है। अब इसको बोले कि एंटी लॉग, इसमें एंटी लॉग लो, लॉग को हटाओ। कैसे हटाओगे, क्या तरीका है, तो जो 8 है 8 को रहने दो, और ये जो 2 है 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर किए हैं कि x को रहने दो और ये पर t हो जाएगा। कन्वर्ट करना आता है ना, तरीका होता है कन्वर्ट करने का। अब देखो क्या किए हैं, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए हैं, तो 1/x dx को क्या बोल दिए, dt बोल दिए। x के जगह पर क्या रखेंगे, e पर t रखेंगे, log x को t मान ही चुके हैं, और 1 प्लस t का होल स्क्वायर, बस यहाँ पर प्लस और माइनस 1 करके। ये तरीका पढ़े थे कि नहीं हम लोग, ये बहुत पहले पढ़ा दिया गया था तरीका। अच्छा क्वेश्चन है, या इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिए। तो देखो जी, पहला भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था और दूसरा भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही दे दिया है। सेक्शन में भी कर रहे हैं हम लोग, 6 क्वेश्चन करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। पहले वही सोचा करो कि इसमें किसी को t मानेंगे तो फायदा है कि नहीं t मानने का। तो यहाँ पर कास का पावर 4x है, तो कास के पावर 4x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कास का स्क्वायर का स्क्वायर, कास का स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर कास स्क्वायर x को t मान लेंगे। और कास स्क्वायर x को t मान लोगे तो सोचो उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, कास स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 कास x, 2 सामने आ जाएगा, और फिर कास x का माइनस साइन x। तो देखो ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कास x। मतलब अगर यहाँ पर कास स्क्वायर x को t मान लेंगे तो ये ऊपर वाला चमक जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कास स्क्वायर x को t मान लेते हैं। कास का पावर यहाँ 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर कास स्क्वायर x को t मानेंगे। इसका फायदा क्या होगा t मानने का, कि जिसको हम लोग t मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो चीज़ आना चाहिए। अब देखो वो आएगा, 2 कहाँ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा 2 कास x, और कास x का करेंगे तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और 2 कास x साइन x, ये माइनस साइन 2x फार्मूला होता है ये, और dx इक्वल टू dt, माइनस को उधर दे देते हैं तो माइनस dt। तो साइन 2x dx की जगह पर माइनस dt पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा। तो माइनस बाहर ले लिए, माइनस dt अपान रूट में 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और हम लोग कास स्क्वायर x को t माने हैं, तो यहाँ कास का पावर 4x है तो t स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी का, इंटीग्रेशन dx अपान रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये जो ना इंटीग्रेशन dx और रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपान a होता है, साइन इनवर्स x अपान a। जब बात है ना, जब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, चाहे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, तब होता है ln x प्लस। यहीं यहाँ पर ये रूट में a स्क्वायर माइनस, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो। तो लगा देते हैं माइनस साइन इनवर्स x की जगह पर t है, तो साइन इनवर्स x अपान, और a का काम कौन कर रहा है 3, अब प्लस c, यही इसका आंसर है। हाँ, t की जगह पर क्या पुट कर दो, कास स्क्वायर x, तो रख दो माइनस साइन इनवर्स कास स्क्वायर x, और अपान कितना हो जाएगा 3 प्लस से। ये इसी तरह रहेगा, ब्रैकेट में से कर देना। साइन इनवर्स का ये एंगल की तरह काम कर रहा है, नंबर है कोई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है इसमें, आइए फार्मूला याद कर लेना। नहीं, पूरा मिक्सअप। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था ना, ये पहला क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस था, ये OR लगा दो, सेकंड नहीं था, वो R का ही इसमें ऑप्शन दिया था। हाँ आ रहा है, ये OR दिया था ऑप्शन। पहला क्वेश्चन में दोनों इंटीग्रेशन का ही दिया था। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में दिया गया है, राइट द सम ऑफ, आपको बताना है इसका। क्वेश्चन ये है कि ddx यहाँ पर है, अब ब्रैकेट में dy अपान dx इक्वल टू 5 है, 5। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि आपको आर्डर एंड डिग्री निकालना है, और आर्डर डिग्री निकाल कर उसका सम करना है। तो राइट द सम ऑफ आर्डर एंड डिग्री, तो पहले इसका आर्डर निकालो और डिग्री निकालो। तो देखो dy बाई dx का डिफ्रेंसिएशन किया है, यहाँ पर ना देखो स्टाइल में इसको लिखा गया है, अंदर क्या है dy बाई dx और बाहर क्या है ddx है, मतलब dy बाई dx का फिर से डिफ्रेंसिएशन किया है। तो जब dy बाई dx का फिर से करोगे डिफ्रेंसिएशन, तो 2 बार करोगे, तो इसको कैसे लिखोगे, d2y अपान dx2। तो d2y अपान dx2 को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या लिखोगे इसको आप, dy बाई dx, और 2 बार होगा तो
d2y/dx2, तो इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, दो बार के लिए एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, d2y/dx2 के, और एक बार फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो d3y/dx3। तो एक बार जब फिर से करोगे तो इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं d2y/dx2 और बाहर क्या लगा देंगे ddx, और इसी को करोगे ddx तो क्या आ जाएगा, d3y हो जाएगा। तो ऐसे आपको डरना नहीं है, ऐसे आएगा तो चेंज कर लेना, अगर ऐसे आएगा ना तो चेंज कर लेना, इस तरह से कर देगा तो यहाँ पर क्या है ना कि dy/dx का डिफ्रेंशिएशन किया तो दो बार हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब आर्डर और डिग्री के बारे में बताए थे, आर्डर क्या होता है, कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसी को आर्डर बोलते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है, इसको देखो तो पूरे को, डिफ्रेंशिएशन दो बार हुआ है तो आर्डर कितना हो जाएगा, आर्डर 2 हो जाएगा, और डिग्री तो जिसका आर्डर होता है ना उसी के ऊपर क्या होता है डिग्री, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो जिसका आर्डर उसकी डिग्री, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आर्डर 2 डिग्री 1, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम पूछा गया था तो 2 + 1 3 इसका आंसर है। तो दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, छोटे भी आ सकते हैं उसमें, ऐसा थोड़ा ना, ये तो एक लाइन का आंसर था। ये बात समझे हो ना कि इसको ऐसा कैसे लिख दिए हैं, डिफ्रेंशिएशन किया गया है। डिग्री क्या हो सकता है, डिग्री 2 भी, हाँ डिग्री 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अरे डिग्री जैसे क्यों नहीं, देखो इधर यहाँ पर हम बोले कि इधर देखो पहले ये dy/dx है, अब प्लस 2xy है, अब प्लस d2y/dx2 है, और यहाँ पर बोल दिए कि 3 है और इक्वल टू 8 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सब कोई देखे, इसमें आर्डर क्या है, तो आर्डर का मतलब कि कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितनी बार किया गया, 2 बार, तो आर्डर तो 2 हो गया। अब यहाँ पर हम dy/dx पर पावर 4 कर देते हैं। अब यहाँ बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे, डिग्री देखेंगे कि इसका पावर 4 है, हम बताएं क्या कि जिसका आर्डर उसी की डिग्री, भले यहाँ पर पावर 4 इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा डिग्री आर्डर की देखी जाती है। तो आर्डर इसका है 2, तो इसी के ऊपर डिग्री देखी जाएगी, भले या हाईएस्ट पावर इससे कोई मतलब नहीं है। तो डिग्री किसका देखोगे, इसका किसका देखोगे, इसका देखोगे, तो डिग्री कितना है 3। हम बता रहे हैं कि जिसका आर्डर उसकी डिग्री, हाँ जिसकी लाठी उसकी है कि नहीं। तो 2 + 3 अगर दोनों का सम पूछे तो 5। अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर अगर 3 हटा दे तो भी यहाँ पर डिग्री किसका लोगे, 1, इसी का डिग्री लोगे, हाईएस्ट आर्डर का ही डिग्री लेते हैं। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा यादों को ताज़ा कर लो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो ये कैसे करेंगे, बोला गया है कि एक यूनिट वेक्टर्स है, अगर ये यूनिट वेक्टर्स है तो इसको में ये प्रूफ करना है कि इतना आएगा। तो इसका देखो एक आइडेंटिटी होता है, अगर हम बोले कि माड में a कैप प्लस माड में b कैप का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका एक आइडेंटिटी होता था। तो इसका फार्मूला होता था माड में a कैप का होल स्क्वायर प्लस माड में b कैप का होल स्क्वायर और प्लस 2 माड में a कैप माड में b कैप कास थीटा, ये होता था ना फार्मूला, ये आइडेंटिटी होता था। माड में a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता था। ये वेक्टर में भी हम लोग पढ़े थे फार्मूला, वेक्टर में कि माड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर जो होता था माड a स्क्वायर प्लस माड b स्क्वायर प्लस 2a.b। तो a.b का करोगे तो ab कास थीटा ही ना आएगा, ab कास थीटा ही आएगा। यहाँ पर वेक्टर था, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, बस यही अंतर है, फार्मूला तो वहीं चलेगा, दोनों का सेम चलेगा। अब बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस माड ए कितना है 1, माड बी कितना है 1 कास थीटा। तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 + 2 कास थीटा, दोनों से कॉमन क्या आ गया 2, तो 1 + कास थीटा। यहाँ तक बात समझ आ रहा है कि नहीं। और 1 + कास थीटा को एक फार्मूला होता है ना, 1 + कास थीटा को क्या लिखेंगे, 1 + कास थीटा का एक फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा/2 - 1, कास थीटा का ये फार्मूला होता है। तो 1 से 1 कट गया, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा/2। ये है माड में a कैप प्लस माड में b कैप का होल स्क्वायर। लेकिन प्रूफ क्या करना था, ये स्क्वायर हटा दो, तो जैसे स्क्वायर हटा दोगे तो माड में a कैप प्लस माड में b कैप 4 का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ स्क्वायर हट जाएगा 2 कास थीटा/2। यही प्रूफ करना था, है कि नहीं, ये बताओ, यही प्रूफ करना था। बस आइडेंटिटी आप लोग याद रखो। तो ये दो फार्मूले हमें बहुत आते हैं। 1 + कास थीटा कहीं आ जाए तो इसका फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा/2, और 1 - अगर कास थीटा आ जाए
तो इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो क्या 1 से 1 काट ही दिए, 1 से 1 काट दिए। अब कहाँ सोच रहे हो, महत्वाकांक्षी बन रहे हो क्या? क्या करोगे? अरे 1 से 1 जब कट ही गया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हो। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग दिखाते किससे थे? LMN से। और डायरेक्शन रेशियो को किससे दिखाते थे? ABC से। तो यहाँ पर ना डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले लाइन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था x माइनस x1 अपान a, ये पता ना 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, y माइनस y1 अपान b और इक्वल टू z माइनस z1 अपान c, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना ये बात यहाँ पर क्लियर है कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले यहाँ x होना चाहिए। देखो यहाँ पहले x नहीं है, तो पहले क्या करो x करो, तो माइनस कॉमन ले लो, x का कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3। लेकिन जैसे ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस नीचे दे दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो y है ना, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो है लेकिन कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है। तो 1 कैसे बनाएंगे? तो ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1/2 और नीचे क्या है? 2 है। 2 जबरदस्त, देखो यहाँ पर 2 नहीं था तो 2 कॉमन लोगे तो 1/2 चला जाएगा ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? z/4। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट भी जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3/1। अब सुनो, 2 से 2 काट के यहाँ पर 1 लिखा जाता है, ये नहीं कि यहाँ 1 मत लिखना, क्योंकि 1 लिखोगे तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? b की वैल्यू है ना, तो उसको जरूर रिप्रेजेंट करोगे। तो y माइनस 1/2/1 और इक्वल टू हो जाएगा z/4। यहाँ तक ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे किया जा रहा है? अब देखो अपने लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो a की वैल्यू कितनी है? कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई, बस ABC। लेकिन पूछा गया था डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया था, तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या था? L इक्वल टू, तो a अपान रूट में a² प्लस b² प्लस c²। a कितना है? 1 और रूट में तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, 18 से बाहर कुछ निकल जाएगा 3, तो 3√2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर a1 था, b कितना है? 1, तो b के लिए m का वैल्यू कितना आएगा? m भी उतना ही आएगा, m भी 1/3√2 ही आएगा। और n कितना आएगा? तो n भी निकाल ही सकते हैं। n के लिए क्या लिखोगे? c 4 और 4/, और नीचे तो सबके लिए सेम ही आएगा, नीचे तो सबके लिए क्या आएगा? सेम ही आएगा, क्योंकि वही हर बार लिखोगे रूट में a² प्लस b² प्लस c। और इसमें ट्रिक की क्या बात है? ट्रिक की बात नहीं है, यहाँ पर आप बदल लो, बदल करके इसको करना ही पड़ेगा ना। ट्रिक इसमें क्या लगा है? ये तो खुद ही 1-2 लाइन का है, ये तो समझाने में समय लग रहा है। चलो जी, सबको इधर देखेगा तो एक क्वेश्चन के बाद ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर लेट करना पड़ता है x एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग बोलते हैं, x को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। x को हम लोग क्या बोलते हैं? लेट x इज द रैंडम वेरिएबल। ऐसे क्वेश्चन में जब भी बोले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, तो x कोई एक रैंडम वेरिएबल हम लोग चूज करते हैं। हर बार हम लोग x ही लेते हैं, x ही बुक में दिखाता है, तो x इज द रैंडम वेरिएबल, इसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोल देंगे। तो x कोई एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है। अब ये x को बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, तो x आखिर डिनोट क्या करेगा? तो देखते हैं क्या डिनोट करेगा। इस पर पढ़ो क्या दिया गया है कि बैग में जो है 1 रेड है और 3 वाइट बाल है। एक बैग है जिसमें 1 रेड है और 3 वाइट बाल्स है। अब बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसका? नंबर ऑफ रेड बाल का। ये जरूर बोलेगा कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका चाहिए, रेड बाल का चाहिए कि वाइट बाल का चाहिए। जो भी रहेगा क्वेश्चन में वो बोलेगा किसका में चाहिए। इफ़ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो यहाँ पर ना जो x है रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पर x क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है रेड बाल का। तो x वेरिएबल है, x वेरिएबल का मतलब क्या है कि x कांस्टेंट नहीं है, x वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? तो हम लोग को 2 बाल को ड्रा करना है बैग से 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि एक जब बैग से एक बाल निकालोगे
तो फिर उसको वापस रिप्लेस नहीं करोगे, एक निकाल कर रख दोगे फिर दूसरी निकालोगे। तो 1 बाई 1 निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हमें रेड बाल का। तो यहाँ पर जो एक्स रेंडम वेरिएबल है ना, ये किसके लिए हम लोग लेट किए हैं? रेड बाल के लिए। तो जिसका हमें बनाना होगा ना, उसी के लिए एक्स हम लोग लेट करते हैं। अब एक्स क्या हो सकता है? या तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 होने का मतलब क्या है? 0 होने का मतलब क्या हुआ कि 0 रेड बाल है। हम लोग जब देखो, यह हो सकता है कि पहली बार जब इसमें से बाल निकाले तो पहली बार में बाल आया ही नहीं, पहली बार भी वाइट ही आया और दूसरी बार भी वाइट ही आया। तो x 0 हो सकता है, या x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। 1 होने का मतलब क्या है कि जब पहली बार निकाले तो क्या आया? रेड आया, और दूसरी बार क्या आया होगा? वाइट, क्योंकि आपको 2 बार निकालना है 1 बाई 1 करके। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? अरे रेड बाल कितने हैं? एक ही है ना, तो अब कहाँ से हो सकता है? तो या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 होने का मतलब क्या हुआ? x 0 होने का मतलब क्या है कि एक भी रेड बाल आप नहीं निकाले, मतलब पहली बाल भी वाइट ही निकाले और दूसरी बाल भी क्या निकाले? वाइट ही निकाले। और x 1 होने का मतलब क्या है कि पहली रेड बाल है और दूसरी क्या है? वाइट बाल है। तो यहाँ पर वही x क्या होता है जो पूछता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप किसका बना रहे हो? तो रेड बाल का बना रहे हैं हम लोग। तो x इज द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट रेड बाल। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ना, विच रिप्रेजेंट रेड बाल, जो कि रेड बाल को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालेंगे। एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालेंगे और एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या निकालेंगे? 1 निकालेंगे। बस यही करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? x 0 रेड बाल है, तो मतलब कि पहली बार जब निकाले तो क्या निकाले? वाइट निकाले होगे, दोनों ही वाइट ही निकाले हो करके। x 0 होने का मतलब है कि अब रेड बाल निकाले ही नहीं, पहली बार भी वाइट ही निकाले और दूसरी बार भी वाइट ही निकाले। तो ये बताओ कि पहली बार जब वाइट निकालने जाओगे तो कितने वाइट है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 बाई 4 एंड के लिए क्या आएगा? इनटू, और दूसरी बार भी निकालोगे तो वाइट ही निकालोगे। तो पहली बार जब वाइट निकाल चुके हो तो अब कितनी वाइट बची है तुम्हारे पास? 2 ही बची है ना। तो अब 2 बची हैं, तो ऊपर कितना रहेगा? 2, और टोटल कितना हो जाएगा? 2 1 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 का। देखो, पहली बार जब निकालोगे तो पहली बार कितनी थी वाइट बाल? 3, और टोटल कितना है? 4। और अब जब निकाल चुके हो वाइट बाल, तो रेड बाल तो एक ही है, लेकिन अब वाइट बाल कितनी हो चुकी है? 2। तो अब जब सेकेंड बार निकालने जाओगे तो व्हाइट बाल कितने हैं? 2 हैं, और टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो इतना आ जाएगा। तो ये काट दो, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बाल को। मतलब कि पहली बार निकालो क्या बताओ? रेड। फर्स्ट बाल रेड निकाल रहे हो, और इसके बाद सेकेंड बाल वाइट। तो रेड निकालोगे तो रेड कितना है? 1 है, और नीचे टोटल कितना है? 4। यही ना है। अच्छा, अब बताओ, अब कितना हो जाएगा? जब रेड आप निकाल ही चुके हो तो अब क्या बचा? अब व्हाइट बचा ना टोटल। तो यहां पर 3 व्हाइट बचा, और रेड निकाल चुके हो, तो रेड निकाल चुके तो रेड कितनी बची आपके पास? 0। यही ना। तो अब बताओ, सेकेंड बार जब व्हाइट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। व्हाइट बाल कितना निकालोगे? 1 निकालोगे व्हाइट बाल ना। हाँ, 1। तो कितना बताओ? 1 बाई कितना जाएगा आपका? व्हाइट बाल निकालने जाओगे तो व्हाइट बाल तो 3 ही ना है जी। 1 क्या? व्हाइट बाल तो 3 ही है ना। रेड बाल तो निकाल ही चुके हो तुम। तो रेड बाल जब निकाल ही चुके हो तो व्हाइट ही बाल बची है आपके पास। तो कितना जाएगा आपके पास? 3/3 है, तो श्योर इवेंट है, 1 आएगा। तो यहां से कितना आ गया? 1 बाई 4 आ गया। फर्स्ट बाल अब क्या निकाले थे बताओ? रेड निकाले थे ना फर्स्ट बाल। तो रेड जब निकाल ही चुके तो रेड तो हटा दोगे अब निकाल करके। तो अब कितना बचा आपके पास? 0 रेड बचा, रेड तो बचा ही नहीं ना, और 3 व्हाइट बचा। तो अब जो भी निकालोगे सेकेंड बाल व्हाइट ही निकालोगे अब। तो 3 अपन कितना हो जाएगा? 3। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, टेबल। तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा px। x क्या क्या था? 0 था, 1। तो 0 पर कितना आया? 1/2, और 1 पर कितना आया? 1/4। यही है टेबल। इसको लिखो। ये बात समझे हो ना
ऐसे बनाना है, ये बना के लास्ट में दिखा दोगे, ये लिख दोगे लास्ट में कि ये x है, ये क्या है, पे x है। अब मान लो 0 1 2 3, x का तो यहाँ पर 2 ही केस आया, 0 1, अगर यहाँ पर 2 रेड बाल दे दिया होता तो और बढ़ाते, केस बढ़ता जाता। हाँ, और इसका आएगा क्वेश्चन तो कराया जाएगा, अभी इसको कर लो। बात है ना कि इसका एक्सरसाइज हम लोग थोड़ा, तो बच्चे बात नहीं करना है। ये क्वेश्चन को सबके पढ़े पहले अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोला गया है कि 2 कार्ड को ड्रा किया गया है, 52 का टोटल है। ये सब ना कोई 22 थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, ये सब सिंपल ही क्वेश्चन है कि हमें सोचना पड़ता है। बोला गया है कि 52 का टोटल है और उसमें से 1 बाई 1 करके 2 कार्ड को ड्रा किया गया। प्रोबेबिलिटी बताना है, फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड इज जैक। हाँ, पहला कार्ड जो आप ड्रा किए हो ना वो होना चाहिए रेड, लेकिन रेड में ये भी तो चांस हो सकता है कि जो फर्स्ट कार्ड रेड हो वो जैक का ही हो। यहाँ सेकेंड कार्ड किसका बोला है, जैक का होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो पहला कार्ड ड्रा किया उसी में जैक आ गया। हाँ, और सेकेंड कार्ड तो जैक होना ही चाहिए, तो जैक 4 होते हैं टोटल, लेकिन रेड कार्ड का भी तो जैक 2 होता है। तो मतलब यहाँ पर केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। हो सकता है कि पहला कार्ड रेड जैक का हो और सेकेंड कार्ड तो जैक रहेगा ही हमेशा। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि फर्स्ट कार्ड जो हो नॉन रेड जैक हो और सेकेंड कार्ड क्या हो, जैक हो। तो 2 केसेस यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर केस 1 क्या बन सकता है, केस 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कार्ड जो आप ड्रा किए हो, फर्स्ट कार्ड आप ड्रा किए हो तो वो हो गया रेड जैक। हो सकता है कि उसमें क्या आ जाए, रेड कार्ड आए लेकिन वो जैक का ही आ गया हो। फर्स्ट कार्ड रेड जैक का, एंड सेकेंड कार्ड तो जैक होना ही चाहिए, तो बोला ही है कि सेकेंड कार्ड जैक। अब जैक होना चाहिए तो जैक में चारों जैक आ सकते हैं। यहाँ तो मेंशन नहीं किया है कि ब्लैक है कि रेड है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए, लेकिन रेड तो जैक भी तो हो सकता है इसमें शामिल। अब केस 2 क्या हो सकता है कि जो अब पहला कार्ड ड्रा किए रेड कार्ड, वो जैक था ही नहीं, तो फर्स्ट कार्ड जो था ड्रा किए, फर्स्ट कार्ड रेड ही ड्रा करना है, रेड ही कार्ड ड्रा करना है, लेकिन वो क्या था, नॉन रेड जैक था। नॉन रेड जैक कितने कार्ड होते हैं बता सकते हैं, 24, क्योंकि टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। नॉन रेड जैक कार्ड का मतलब क्या हो गया कि 2 कम उसमें से कर दो जैक वाले रेड कार्ड को, तो 24 हो जाएंगे। और एंड सेकेंड कार्ड तो जैक ड्रा करना ही है, इसमें तो कोई केस नहीं बनेगा। अब इन देखो, तो ये केस बन सकता है या बीच में आ रहेगा, ये केस बन सकता है या तो ये केस। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे फाइनल, तो दोनों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्ड रेड जैक। बताओ तो फर्स्ट कार्ड रेड जैक, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट कार्ड आप जो ड्रा किए हो वो रेड जैक था, तो रेड जैक, तो इसका कितना होगा। और सेकेंड कार्ड जो है जैक का है, बोलो जी। फर्स्ट कार्ड जो है वो रेड जैक का होना चाहिए। तो रेड जैक कितने होते हैं टोटल, 2 होते हैं, तो 2 अपन कितना जाएगा आपका, 52 ना, टोटल तो 52 ही ना होगा। एंड के लिए इनटू हो जाएगा। और सेकेंड कार्ड कितना चाहिए, जैक का, तो जिसको आप निकाल दोगे उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो अब कार्ड हो चुके हैं 51, 52 से 1 तो कम ही हो चुका है ना। और सेकेंड कार्ड जैक होना चाहिए। जैक कितने होते हैं टोटल, 4, लेकिन एक जैक ऑलरेडी क्या कर चुके हो, निकाल चुके हो। तो टोटल 4 जैक होते हैं और एक जैक निकाल चुके, तो कितना बचा, 3। यही ना इसका मतलब हुआ। आर के लिए प्लस, फर्स्ट कार्ड क्या है, नॉन रेड जैक। नॉन रेड जैक का मतलब क्या है, टोटल तो 52 है। नॉन रेड जैक का मतलब रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 2 आप रेड हटा दो, उसको 24 ही बचेंगे, 24। अब एक कार्ड निकाल चुके हो तो कितने बचे टोटल, 51। और सेकेंड कार्ड क्या होना चाहिए, जैक, लेकिन जैक तो यहां से निकाले ही नहीं थे, तो जैक 4 ही थे, यहां पर 4 हो गया, आंसर है। समझा ना, यहाँ पर केसेस माने पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केस बना के किया जाएगा, इसको लिखो। देखो जी, सेक्शन बी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें जो ईच क्वेश्चन होगा 3 मार्क का होगा। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का है। ये कैसे पहचाने कि पार्शियल फ्रैक्शन है, तो देखो नीचे की डिग्री बड़ी है,
ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका करने का तरीका क्या था कि जैसे ये x+1 है और अपन ये x² + 1 ये x है, तो हम बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर मानते हैं ax+b, तो यहाँ पर लिखेंगे ax+b लिखेंगे, क्योंकि अंदर का जो फंक्शन है ना क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर लीनियर लिखते थे। और ये हो जाएगा x² + 1 अब प्लस, और इसके बाद x के लिए क्या लिखेंगे, c लिखेंगे और अपान x। और इसका ट्रिक बताए थे करने का, जल्दी से वैल्यू कैसे निकालते हो। तो c के नीचे क्या है, x है, तो यहाँ से x कितना रहा है 0, तो यहाँ से x आएगा 0, तो अब यहाँ से x को छुपा लोगे तो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो 1 आएगा, तो c कितना आ गया जी 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। ट्रिक बताया था ना एकदम। यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यहाँ से x² की जब वैल्यू -1 आएगी तो x² + 1 को छिपा लो, तो यहाँ पर बचा x + 1 अपान x बचा, लेकिन यहाँ पर तो x² की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर कहीं x² है ही नहीं है, तो ऊपर नीचे x से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x से करोगे तो कितना हो जाएगा x² + x और नीचे कितना हो जाएगा x²। अब -1 पुट कर दो, तो x² -1 और x को तो x ही लिखोगे और x² कितना पुट कर देंगे -1, तो माइनस ऊपर दे दो, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 1 - x आ गया। ये किसकी हो जाएगा ax + b के, ax + b के कंपेयर कर लो, तो b का कोफिशिएंट b कांस्टेंट है, तो यहाँ 1 कांस्टेंट है, तो b कितना आ गया 1, और x का कोफिशिएंट a, तो यहाँ x -1, तो a कितना आ गया -1, तो a b c आ ही गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटीग्रेशन a -x b कितना है यहाँ पर 1 है, और अपान x² + 1 dx अब प्लस c का वैल्यू कितना है 1 अपान x dx। 1 अपान x का इंटीग्रेशन सबको पता है ln x, और ये दोनों को अलग अलग दे दो, माइनस x अपान x² + 1 dx अब प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान x² + 1 dx। हम क्या करें कि अलग अलग दे दिए, अब प्लस 1 अपान x का तो पता ही ln x, इसका भी इंटीग्रेशन सबको पता है tan 1 x, tan 1 x का फार्मूला होता है। अब ये कैसे करोगे, तो इसको t मान लो, जैसे ही x² + 1 को हम लोग t मान लेंगे तो x² का हो जाएगा 2x dx = dt, तो यहाँ से x dx = हो जाएगा dt अपान 2। तो देखो ऊपर x dx है कि नहीं, माइनस को बाहर ले लिए, तो -x dx को dt अपान 2, तो 1/2 क्या आ गया बाहर, और नीचे x² + 1 को t माने तो dt अपान t अब प्लस इसका इंटीग्रेशन tan 1 x अब प्लस ln x, और इसका भी dt अपान t का ln t, तो -1/2 ln t, और t किसको माने थे x² + 1 अब प्लस tan 1 x अब प्लस ln x + c। आ रहा सुन ना, तो ये है ना पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। बोलो जी हुआ है कि नहीं ये। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शहीद कर दिए ना जी। शहीद दिवस क्यों मनाते पता है किसी को? 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे कोई बताए? हाँ भगत सिंह थे। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में और 23 मार्च 1931, बहुत कम साल जिए, 23-24 साल। हाँ बहुत कम साल, बताओ। नहीं, जिस एज में बच्चे गलियों में घुमा करते हैं किसी और लक्ष्य को पाने के लिए, उस एज में भगत सिंह अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इतने कम उम्र में परिपक्वता आ जाना, मैच्योरिटी आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भगत सिंह के अंदर थी। इस एज में बच्चे कहाँ समझ पाते हैं। भगत सिंह की अंतिम ख्वाहिश, भगत सिंह को ना महात्मा गांधी बचा सकते थे, इतिहास है ना पूरा। हाँ उनका बहुत प्रभाव था, वो चाहते तो अंग्रेजी पर दबाव बना सकते थे। इतिहास पढ़िए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो वो किताब पढ़ रहे थे। लेनिन एक क्रांतिकारी था रशियन का, जो रशिया कंट्री है, उसी का किताब पढ़े थे। तो जेलर आया, बोला कि चलिए आपका फांसी का टाइम होने वाला है। तो भगत सिंह बोले कि
अभी रुक जाओ, अभी इस किताब का आखिरी पेज पढ़ना बाकी है, बस अब ख़त्म होने वाला है। तो उसको बोले कि वेट करो, इसके बाद हम चलेंगे फांसी के लिए। मतलब उनके बातों से जेलर को ये लगा कि भगत सिंह के चेहरे पर थोड़ी सिकन भी नहीं है कि हमें फांसी होने वाली है। इस बात का थोड़ा सा डर ही नहीं था भगत सिंह के मतलब चेहरे पर। नहीं तो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं जितने मर्डर किए रहते हैं, जिस दिन फांसी होने वाली थी हाथ पर लगते हैं, कांपने लगते हैं, रोने आतंकवादी, वो लोग डर जाते हैं। लेकिन भगत सिंह देखो कैसे जाबाज आदमी थे कि वो डरे ही नहीं, बोले कि नहीं इस पेज को पढ़ लेने दो, इसके बाद एकदम जैसे करना है लटका, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भगत सिंह थे। नहीं ये बात है तो सच्चाई है ना, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं था ना, वहाँ पर तो 1907 कौन दूर था। बच्चे तो कल 5 बजे का टाइमिंग रहेगा, अब लोग आइए। लेकिन क्या बच्चे हो गया, मजाक कर रहे हो क्या? चलो जी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सेक्शन भी चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये प्रॉब्लम है। बोला गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इसका मैं निकालना है जनरल सॉल्यूशन। 2 होता था, एक होता था पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता था जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले ना यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इसको डायरेक्ट आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से नहीं कर पाओगे। तो इसका हम तरीका बताया था कि x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर v रखेंगे और dy बाई dx की जगह पर v प्लस एक्स dv अपान dx रखेंगे। 3 तरीका इसका था ना करने का। 3 बस बात याद रखो, x की जगह पर यहाँ पर रखते थे 1, तो y की जगह पर v रखते थे और dy बाई dx की जगह पर v प्लस एक्स dv अपान dx रखते थे। ऐसे ही होता था ये चीज़। ये ऐसा कब होगा? जब ऐसे आ जाए साइन y बाई एक्स आ जाए या कास y बाई एक्स आ जाए, साइन के बाद कोई ऐसा एंगल आ जाए y अपान एक्स करके, तो समझ जाना कि यही वाला काम किया जाएगा। डायरेक्ट इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे ना, तो पहले इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि x की जगह पर 1 रखोगे तो 1 रख दो यहाँ पर, तो 1 इंटू और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन रखेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पर y है तो y की जगह v रखेंगे, v माइनस एक्स की जगह पर 1 और ये हो जाएगा साइन और y की जगह पर क्या रखने वाले हैं v और x की जगह पर 1। रियलिटी में ये करते क्या है ना कि यहाँ पर पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। क्या पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे यहाँ पर। और y इक्वल टू जब वी एक्स पुट करोगे तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। v वेरिएबल है, बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और एक बार जब x बाहर आ जाएगा तो डी वी बाई डी एक्स। तो देख लो वही है ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये होता था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 1 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो एक v से एक v क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स और इक्वल टू यहाँ बस बचेगा माइनस साइन v। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, dv के साथ dv का टर्म रहेगा, dx के साथ dx का टर्म रहेगा। तो dv को dv के साथ करेंगे तो dv अपान माइनस साइन v हो जाएगा, माइनस साइन v और dx को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x आ जाएगा इसके नीचे और दोनों साइड ले लेंगे इंटीग्रेशन। साइन v ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कोसेक v और कोसेक v का इंटीग्रेशन होता है और dx अपान ये हो जाएगा x। अब इंटीग्रेशन करते हैं, कोसेक v का इंटीग्रेशन होता था माइनस ln कोसेक x का इंटीग्रेशन होता था ln कोसेक x माइनस काट x। तो ln कोसेक v माइनस काट v, ये इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। और dx अपान x का इंटीग्रेशन होता है ln x और यहाँ पर c की ln c लिखते थे, ln c। जब दोनों साइड ln होता है ना तो हमेशा ln c लिखा जाता है। और ये माइनस जो है कहाँ आ जाएगा, पावर में, ln की प्रॉपर्टी होती है, तो ln कोसेक v माइनस काट v और ये माइनस 1 हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। और दो लोग अगर प्लस में होते हैं ln में तो इंटू में आ जाते हैं। और ये माइनस का मतलब क्या है, ln से ln क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ डायरेक्ट काटना मत, लिख देना टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, काटा नहीं जाता है, बस ऐसे लिख दिया जाता है टेकिंग एंटी लॉग
बोथ साइड, ऐसे लिख देना, डायरेक्ट ln से ln काट मत देना। तो इधर क्या बचेगा, तो इधर जो बचेगा कोसेक v माइनस काट v पर -1 बचेगा। तो -1 का मतलब क्या है, इसको 1/, में करके लिख दे, क्या है इसे 1/, में -1 का मतलब है नीचे आ जाएगा। तो 1/, में हो जाएगा कोसेक v माइनस काट v, ये cx बचेगा, cx। और इसके बाद क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर लेकर चले जाओ, तो ये ऊपर आ जाएगा कोसेक v माइनस काट v, इसको पलट दिए, इसको पलटोगे तो ही पलट जाएगा, ये 1/cx हो जाएगा, पलट दिए, इसको ऊपर लेकर चले गए। अब c x को मल्टीप्लाई कर दो, x कोसेक v माइनस काट v, और ये 1/c बचेगा। 1/c का मतलब क्या है, 1/c एक कांस्टेंट है, तो एक आएगा बड़ा कांस्टेंट, तो इसको कैपिटल C कर दिए। अब बोला गया था जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब C में आंसर देना है, किस में देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन भी आंसर में x y में देना है, तो y इक्वल टू क्या पुट करते हैं, vx, तो v कितना जाएगा यहाँ से y/x, तो v की जगह पर पुट कर दो y/x, तो आंसर फाइनल यही आएगा, x कोसेक y/x माइनस काट y/x, ये इसका आंसर है। वो v की जगह पर हमेशा y/x पुट करना पड़ता है लास्ट में, इसको नोट करो। ये जब पढ़ाया जा रहा था होमोजेनियस ना, तो उस समय उस दौर में बताया गया था सब। चलो जी, बात नहीं करना, क्या बोल रहे हो, हाँ वो तो लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं, आज ही लेंगे। बहुत अच्छा, बोलो जी, याद है तरह से मैं ना, देखो इसमें क्या दिया है, बात मत करो जी, इधर देखो, इधर देखो, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या है ना, कि सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर निकाल कर पुट करना पड़ेगा। अब ये जो फार्म बना है ना, देखो इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, ये वाला फार्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q होता था, ये होता था फार्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता था। यहाँ पर ना इसके लिए एक इक्वेशन पढ़ाए थे, y इफ इक्वल टू क्यों इफ, इंटीग्रेशन में से करके, इफ और dx प्लस c, ये हम इक्वेशन बनवाया था ऐसा, y इफ इक्वल टू क्यों इफ, और ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो आई एफ था ना, इसको बोलते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका वैल्यू था ई पर इंटीग्रेशन पी dx, ये था। तो कंपेयर करो तो यहाँ पर p का काम कौन कर रहा है, पी, y का जो कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो y का कोफिशिएंट cot x है ना, तो ये p हो गया, तो मतलब p की जगह पर cot x है, तो p की जगह पर cot x आ गया। और यहाँ पर q, और q की जगह पर क्या है, ये है q, q की जगह पर 2/1 प्लस साइन x, ये q की जगह पर। अब ये बोला गया इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यही इसका इक्वेशन बना दो, ये इक्वेशन एकदम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो y इंटू इफ, तो पहले ना इफ निकालो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल ही लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ई पर इंटीग्रेशन पी dx। पहले हम लोग इफ निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा ई पर इंटीग्रेशन पी की जगह पर cot x है, तो cot x dx, और cot x का जो इंटीग्रेशन होता है ln sin x, और यहाँ पर ये बात अच्छे से पता है कि ई पर ln कट जाएगा, सिंपल बच जाएगा sin x, यहाँ प्लस सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइनली हम सी लिख ही दिए लास्ट में, उसी को लिखेंगे एक बार। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया sin x आ गया, बस। अब इसको इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पुट कर देते हैं इसी में y इफ, तो y इंटू साइन एक्स इंटीग्रेशन q कितना है, ये है, तो 2/1 प्लस साइन x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ही चुके हैं साइन x dx, अब प्लस सी वो तो लिख दिया जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा साइन x, लेकिन यहाँ नीचे क्या है 1 प्लस साइन x है, तो एक काम करते हैं आप +1 -1 कर देते हैं, और दोनों के नीचे दे देते हैं 1 प्लस साइन x, दोनों के नीचे देते हैं 1 प्लस साइन x dx, ये और ये कट गया, तो 2 और 1 का इंटीग्रेशन x होगा ना, तो 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में ये x हो गया माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या हो जाएगा, या 1 प्लस साइन x को ना ऐसे थोड़ा लिख दो जानबूझ करके, cos π/2 - x, बोलो ऐसे लिखना आता है कि नहीं, ये इंटीग्रेशन dx है,
और 1 प्लस कास एक्स का लिखा है तो फार्मूला 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 कट जाता है, 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला। तो यहाँ पर बन गया इक्वेशन y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2, ये हो गया x माइनस और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कास एक्स का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये एंगल का हाफ कर दो, तो एंगल का हाफ करोगे तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और x बाई 2 और dx, यही ना होगा। और पूरे के बाहर ये है से। अब यहाँ पर ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा जी 2x माइनस 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इस पूरे को x मानो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो आ गया तो 2x माइनस 10x और x है कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यही आंसर है। लेकिन ये तो जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है अब प्लस सी, ये निकल गया, लेकिन पूछा गया था पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ तक भी अगर 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं पुट करोगे तो। अब करना कैसे में, y के जगह पर क्या पुट करना है 0 और x की जगह पर पाई बाई 4 पुट कर दो, c निकल जाएगा। तो अगर y की जगह पर 0 पुट करोगे तो पूरी पार्टी 0 हो गई, तो 2x, x कितना पुट करना है पाई बाई 4 पुट करना है और माइनस 10 पाई बाई 4 और x पुट करोगे पाई बाई 4 तो नीचे 2 तो पाई बाई 8 और प्लस क्या है c, माइनस उधर जाएगा तो अच्छा पाई बाई 4 में से पाई बाई 8 को माइनस करो, पाई बाई 8 ही आएगा। दोनों कैल्शियम ले लो तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 8 और कट जाएगा ना तो माइनस पाई बाई 2 और इक्वल टू सी। बस इसी तरह लिख करके इसी सी को यहाँ पर क्या कर दो पुट कर दो, इसी तरह से आंसर आएगा। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको भी नोट करो। देखो जी, तो यहाँ तक कर लो। ये यहाँ पर एक जगह यहाँ पे देख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 10x है, तो अंदर जो है इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, तो 1/2 से पूरे को क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। ये बात आपको बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर 1/2 से क्या कर दें बताओ, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1/2 से डिवाइड कर दो। अब ये कर लेना, ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेना, वो ध्यान देना था। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो ना वो डिवाइड करना पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। चलो जी, इस क्वेश्चन को पहले सब कुछ देखे तो देखो इधर वेक्टर a जो है ना 0 वेक्टर नहीं है और ये दिया गया है दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब बोला कि b इक्वल टू सी प्रूफ करना है। सुनो कैसे करेंगे, a डॉट b है तो यहाँ वेक्टर a डॉट b लिखो और इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, वेक्टर a डॉट c, इधर 0 बचेगा। और 2 वेक्टर में जो है ना डॉट में कॉमन ले सकते हो, वेक्टर एक कॉमन है तो अगर वेक्टर एक कॉमन है तो डॉट में जगह वेक्टर b माइनस वेक्टर c, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कॉमन ले सकते हो, इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाओ, 2 वेक्टर का b माइनस सी को एक सिंगल वेक्टर मानो, मान लो b माइनस सी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना रहा है 0। 2 वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो कब कब आ सकता है 0, या तो a 0 हो जाए, लेकिन a 0 हो नहीं सकता बोला है, तो b माइनस सी तो 0 हो ही सकता है। अगर b माइनस सी क्या हो जाए 0 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ ही जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर b किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर c के हो जाएगा क्या। लेकिन ध्यान से, तो यहाँ पर b माइनस सी एक ये केस हो सकता है, या तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है 0 आता है। यही 2 केस हो सकता है। चलो इस केस को देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं, मतलब यहाँ से ये पता लग गया कि वेक्टर ए जो है b माइनस सी के क्या है परपेंडिकुलर है, एक बात पता लग गई। अब यहाँ पर दिखाते हैं, तो यहाँ से वेक्टर ए को कॉमन ले लो, फिर से यहाँ से वेक्टर ए फिर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से b, अब प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा 0। ये बात समझो, इसको इधर भेज दिए। अब फिर से, अब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब वेक्टर ए 0 हो जाए, तो ये 0 हो नहीं सकता, तो वेक्टर b माइनस सी क्या हो जाए ये 0 हो जाए। या 2 वेक्टर आपस में अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, डॉट होगा तो 90 होता है और क्रॉस होता है तो पैरेलल होता है, दोनों के बीच में कितना बनेगा पैरेलल। तो इस केस में क्या पता लगा कि वेक्टर a जो है वो पैरेलल है किसके
वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। अच्छा, यही वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और सेम टाइम पर यही वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है। अरे बोलो जी। तो यहाँ पर अच्छा इसका ये कौन सा पार्ट बताओ, फर्स्ट पार्ट, यहाँ से वेक्टर बी माइनस सी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना यहाँ से ये चीज़। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ये कॉमन चीज़ है कि ये कॉमन चीज़ है दोनों में, तो ये और ये कॉमन है दोनों में ना, तो वेक्टर बी किसके इक्वल हो गया, सी के, हो गया ना दोनों से काम। यही ना प्रूफ करना था इस चीज़ को, लिख लो। देखो क्वेश्चन, फाइंड द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। देखो सुनो, ये वेक्टर लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे, वेक्टर आर इक्वल टू होता था वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। इसमें वेक्टर ए क्या था, पासिंग पॉइंट, और बी क्या था, पैरेलल वेक्टर। तो इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना, स्क्यू लाइन का था, लेकिन यहाँ पर ना ये लाइन देखो दोनों आपस में पैरेलल है। ये कैसे पता चला पैरेलल है, तो यहाँ पर जो वेक्टर बी है ना, देखो ये दोनों आपस में सेम है। कैसे सेम है, इसमें 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 कॉमन लोगे देखो ऊपर वाला आ जाएगा, जैसे इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगर दोनों का वेक्टर बी में कोई रिलेशन मिल गया, कॉमन लेने के बाद सेम आ गया, तो समझ जाना लाइन आपस में क्या है। तो मतलब ये फार्मूला यूज करो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का यूज करो फार्मूला। तो इसका क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है बी क्रॉस, हाँ, वेक्टर A2 माइनस A1 और फिर माड में वेक्टर बी होता है। हाँ, B1 क्रॉस B2 भी होता था, लेकिन वो तब होता है जब स्क्यू लाइन होता है। जब हमें पता लग ही गया कि पैरेलल लाइन है तो इसका यूज कर लो फार्मूला, पता लग गया ना। अगर पैरेलल लाइन नहीं होती ना तो वही यूज करते फार्मूला जो हम पढ़ाएं आपको। इसके पहले में पढ़ाए है ना आपका फार्मूला, वेक्टर B2 माइनस B1 क्रॉस A2 ऐसे पढ़ाएं फार्मूला, लेकिन पता लग ही गया कि पैरेलल है तो क्या दिक्कत है। तो वेक्टर बी किसको मानेंगे, जो पैरेलल है। तो सुनो, वेक्टर बी चाहो तो ये ले लो, चाहो तो ये आंसर सेम आएगा, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लेकिन हमें क्रॉस करना है A2 माइनस A1 के साथ। तो पहले वेक्टर A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो ये होता है A1, देखो ये A होता है ना, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो इसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस करो तो कितना आ जाएगा, आई कैप में से डेटा सही रखे हैं ना, ठीक है, ये माइनस के कैप है यहाँ पर। आई कैप में से आई कैप कट गया 0, ये भी 0 आ जाएगा, 2k माइनस 3k कैप आ गया। अब दोनों का करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं पहले आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर बी का वैल्यू 2 1 1, कोफिशिएंट 2 1 1, और A2 माइनस 7 और के का है, तो आई जे क्या हो गया, 0 0 और 3। निकालो कितना जाएगा, आई कैप लिखेंगे, इसका रो कॉलम बंद कर दो, 3 बन जा 3, ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप, कॉलम रो बंद करो, 2 3 जा 6 माइनस 0 ही आ जाएगा, और प्लस के कैप, तो के कैप का बंद करो 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 ही आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा 3i कैप माइनस 6 जे कैप, और इसी का लेना है माड, इसी का लेना है माड। तो d इसका माड लो, तो क्योंकि यहाँ माड ही है ना, तो माड कैसे लोगे, रूट में लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपान माड बी कौन सा, ये भी इसका माड लो। माड कैसे लेते हैं, रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो रूट में 45 हो गया, और ये रूट में कितना हो जाएगा, 6। तो 3√5 अपान √6, यही डिस्टेंस आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में देख लो, चलो देखो, तो बोला कि इसमें फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन का वेक्टर इक्वेशन जो होता था ये होता था, तो वेक्टर r डॉट एन इक्वल टू वेक्टर a डॉट एन वेक्टर। एन क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, और वेक्टर ए क्या था, पासिंग पॉइंट जो प्लेन के पास होता है। तो देखो प्लेन के पास कंटेनिंग पॉइंट है ना, ये प्लेन है मान लो, अब ये प्लेन है, तो इस प्लेन का अपना खुद का पॉइंट दिया है कि प्लेन किससे पास कर रहा है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस
के कैप, प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, मतलब प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये वेक्टर ए हो गया। तो ये काम करेगा किसका, वेक्टर ए का। अब इस अगर आप चाहते हो कि वेक्टर का प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आए तो इसके लिए दो पॉइंट निकालो, एक वेक्टर ए निकालो और एक एन निकालो। तो वेक्टर ए तो हो ही गया। और एन क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दिया ही नहीं है, इस प्लेन के पैरेलल लाइन दिया गया है। तो एक लाइन L1 है मान लेते हैं और एक लाइन क्या है L2 है, तो इसको हम L1 बोल दिए और इस वाले को क्या बोल दिए L2। ये दोनों क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है। अच्छा, अगर दोनों का कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। अगर हम बोले कि दो वेक्टर है, ये L1 है और ये L2 है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट L1 क्रॉस L2 होता है प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इन दोनों लाइन का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्या कर दें क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये इस प्लेन के क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वही हमें क्या देगा, एन वेक्टर देगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किसका करोगे, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये वेक्टर ए होता है, ये बी होता है ना। L1 का बोले कि जो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये होगा, और इसका डायरेक्शन रेशियो ये होगा। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जब करोगे क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो वो हमेशा इससे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। और जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, हाँ क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट। नहीं, यहाँ पर एंगल जीरो की बात थोड़ी चल रही है। यहाँ पर जैसे आप पढ़े हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब क्या है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर बोले कि चलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताओ, तो वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है ना। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी होगा और ए और बी दोनों के भी होगा। यही होता था क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन। तो मतलब कि L1 का जो, अगर हम बोले कि यहाँ पर L1 क्रॉस L2 निकालो, तो L1 क्रॉस L2 निकालने का मतलब कि पूरी लाइन को कंसिडर नहीं करना है। इस पूरी लाइन में जो डायरेक्शन रेशियो का कंपोनेंट है ना, बस उसका करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि लाइन का डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई कैप प्लस आई कैप, जे कैप और के कैप। इस L1 का देखो 2 -3 और 2, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 -3 2। L2 का लिख लो 1 -3 1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जितना आएगा ना वही वेक्टर n होगा। इसी को बोलेंगे वेक्टर n, जो कि प्लेन के इक्वेशन में लिखा जाएगा n। हाँ बोलो, n वेक्टर निकालें, यहाँ से निकालो कितना आएगा, तो n वेक्टर। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वही क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। याद रखना, जब भी दो वेक्टर का करते हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आता है उन दोनों के। तो यहाँ से n वेक्टर, तो आई कैप, तो आई कैप लिखोगे तो बंद करो, क्या होगा, रो कॉलम। 3 1 जा 3 2 जा 6, तो -3 + 6 माइनस जे कैप लेकर चलते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 आएगा, प्लस के कैप लेकर चलते हैं, तो 2 3 जा 6, तो -6 + 3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 में से 3 जाएगा, तो 3 आई कैप और -3 के कैप। लो n वेक्टर आ गया। अब n आ गया, a दिया ही है, तो वेक्टर इक्वेशन बन जाएगा प्लेन का। तो प्लेन का जो वेक्टर इक्वेशन बनकर तैयार हुआ, तो वेक्टर r डॉट n = वेक्टर a डॉट n। तो वेक्टर r तो r ही रहेगा, n कितना है, 3 आई कैप -3 के कैप। अब वेक्टर a डॉट n, वेक्टर a कितना है, ये है वेक्टर a। तो वेक्टर a लिख लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और डॉट n अभी निकाले थे, 3 आई कैप -3 के कैप। दोनों का कर लो डॉट प्रोडक्ट। तो i का i में 3 1 जा 3, j तो है ही नहीं है, 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 ना, 3 और 3 6। तो यही इसका हो गया आंसर। तो वेक्टर r डॉट 3 आई कैप -3 के कैप = 6। ये इसका है वेक्टर इक्वेशन। ऐसी का कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना था, तो ट्रिक बताए थे ना, आई के क्या होता है, 3x -3z। आई किसके लिए होता है, x के लिए, k होता है z के लिए, j होता है y के लिए। तो 3x -3z = 6 ना, 3 से काट दो, तो x - z = 2। चलो जी, देखो इधर, तो
अब हम लोग सेक्शन सी कर रहे हैं। इसमें बोला गया ना कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, और देखो ये -1 से 2 है, माड में दिया गया है। माड वाले को करने के लिए पहले माड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये -1 से 2 हो जाएगा। पहले यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसमें से x कॉमन लो तीनों में से, तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² - 3x + 2 dx। पहले क्या कह रहे हैं कि यहाँ पावर 3 था, ये क्यूबिक था, क्यूबिक, तो x कॉमन लेकर इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर लिए। अब यहाँ पर ये फैक्टराइज हो जाएगा, x² - 3x + 2 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो जैसे ही फैक्टराइज करते हैं तो माड में x, एक ब्रैकेट में x - 1 और x - 2 माड में dx। फैक्टराइज करना आता ही है, 3 बन गए। अब यहाँ पर ना डायरेक्ट इसको आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर जब फैक्टराइज कर लेंगे तो इसके बाद इसको नंबर लाइन पर लगाएंगे, ऐसे नंबर लाइन पर। पहले लिमिट देखते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2। तो माड वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जो लिमिट लगता है पहले उसको लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, 2, तो 2 लिखेंगे, और -1 छोटा है तो -1 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, यहाँ से x 0 आएगा, यहाँ से x 1 आएगा, यहाँ से x 2 आएगा। तो 2 तो ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। फिर x 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होता है पहले उसको लिखते हैं। फिर यहाँ से x क्या आएगा, 0 आएगा, और -1 इसका है। पहले क्या लिखते हैं, पहले -1 और 2 को लिखते हैं, इसके बाद बीच में उसको लिखते हैं जो यहाँ से आता है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 इंटरवल बनेंगे। ये पहला इंटरवल हो गया, ये सेकेंड इंटरवल, और ये थर्ड इंटरवल। माड वाले क्वेश्चन में बताए थे ना कि लिमिट हमेशा स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है। चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन चाहे माड का हो, लिमिट टूट जाती है। अब कैसे टूटेगी, तो देखो -1 से पहले कहाँ जाएंगे, 0, तो -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, तो इसके 3 टुकड़े करने पड़ते हैं। तो -1 से 0 लिखेंगे, तो माड में अब इसको लिखते हैं, माड में x - 1 और x - 2 dx प्लस, फिर अगला इंटीग्रेशन लगाते हैं 0 से 1, फिर माड में x - 1 x - 2 dx। इस तरह से देखो लिमिट ब्रेक करती है। फिर 1 से 2 माड में x - 1 x - 2 dx। इस तरह से लिमिट यहाँ पर ब्रेक करती है। अब क्या करेंगे ना कि अब देखते हैं कि -1 से 0 के बीच में ये माड का साइन क्या होगा, ये निगेटिव के साथ हटेगा कि पॉजिटिव के साथ हटेगा, चेक करना है। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर देखो, नंबर लाइन पर ये 0 होता है, ये -1 होता है। तो -1 और 0 के बीच में कोई नंबर सोच लो, -½ तो -½ यहाँ पर रखोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी माइनस रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन x यहाँ पर क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे, ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन x क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अंदर का साइन कैसा है, नेगेटिव है, और अंदर का साइन नेगेटिव होगा तो मार्क कैसे हटेगा, नेगेटिव के साथ हटेगा। तो जब इसका हम लोग करेंगे तो इक्वल टू -1 से 0, बाहर माइनस ले लेंगे और लिखेंगे x - 1 x - 2 dx। मार्क को देखो हम फ्री कर रहे हैं। अब प्लस अगला क्या गया, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में रख कर कोई नंबर चेक करो कि अंदर का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ 0 या 1 है, तो 0 से 1 के बीच में हाफ ले लो। तो जब हाफ यहाँ पर रखोगे, हाफ, तो हाफ -1 नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस बड़ा होता है। हाफ -2 ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हाफ ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो मार्क हटेगा ना, प्लस के साथ हटेगा। तो 0 से 1 x - 1 x - 2 dx, अब प्लस 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, ये 1 है और ये 2 है, तो 1.5 ले लो इसके बीच का नंबर। 1.5 रखोगे तो यहाँ पर 1.5 रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1.5 तो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं एक जगह नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो यहाँ बाहर माइनस लग देते हैं, और x - 1 x - 2 dx। अब इस तरह से जा करेंगे। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब इस फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके यहीं लाओगे, इन तीनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -1 से 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ही ना कर पाओगे इंटीग्रेशन अलग अलग। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा जो ब्रैकेट में था, तो आएगा x³ - 3x² + 2x। अब प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, x³ करना आता है ना इंटीग्रेशन। अब तो सबका कर लेंगे, 0 से 1
ये हो जाएगा एक्स की माइनस 3x, इसी को कॉपी कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, फिर माइनस 1 से 2 एक्स की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। अब करना कुछ इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तो कर लोगे ना सबका, बढ़ा कर लेना, तो टाइम पास है। मेन यहाँ पर था मार्ड को ओपन करना। जब तक मार्ड को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे तब तक इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। इसका नोट करो। देखो जी, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है क्योंकि इसमें भी समय लगता है। देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन यूजिंग इंटीग्रेशन, तो वो वर्ड हम नहीं लिखे हैं, आपको इंटीग्रेशन का यूज करके ही करना है। एरिया किस में निकाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले ना जिसके इससे इनक्लोज हो एंड एक्स एक्सिस, तो पहले काम करो, इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला बनता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होता है ना, पैराबोला होता है, ऐसे वाला बनता है पैराबोला। यह लोगों को पता होगा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ऐसे ही बनेगा ये। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। अब एक लाइन बनानी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ से y हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब लाइन का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो एक बार x को 0 पुट कर देते हैं तो y आ जाएगा 2, और एक बार y को 0 पुट कर देते हैं तो y को 0 पुट कर दोगे तो x भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। x को 0 पुट किए हैं तो y 2 आ गया। तो 0,2 और 2,0, यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, 0,2। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, यहाँ पहले x है 2 और फिर 0। तो 2,0 कहाँ ले ले बताओ, यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2। मान लेते हैं कि ये 2,0 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 0,2 है। तो ये 0,2 है और ये 2,0 है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, डार्क करके ऐसे दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसे मिला दो, ऐसे ही ना जाएगा। लाइन तो बनाना आता है ना आप लोगों को, ऐसे बन गया तो ग्राफ। अब करना कुछ नहीं है, बोला गया है कि जो हमें वो एरिया निकालना है जो कि इस पैराबोला से बाउंडेड हो, लाइन से बाउंडेड हो, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो देख लो यही एरिया पूछा है, निकाला है, यही पूछा है। वही एरिया को खोजना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोला गया है, वैसे तो ध्यान से देखो तो ये भी तो हो सकता है, ये भी पैराबोला है, ये एक लाइन है और एक्स एक्सिस से ये भी तो पार्ट हो सकता है, लेकिन बोला गया कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आज जब नहीं कुछ बोलेगा तो आपको दोनों कंसीडर करना पड़ जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बस इस एरिया को निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ना ये देखो, ये जो पॉइंट है, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। और ये बताओ इस पॉइंट का कोई नाम बता सकता, कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कैसे निकालोगे। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, एक तो यहाँ पैराबोला का इंटरसेक्शन है और एक लाइन का इंटरसेक्शन है। तो दोनों को सेटिस्फाई करा दो। तो पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, और यहाँ से लाइन कितना था, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है ना और ये क्या है, पैराबोला है। तो दोनों को इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y की जगह पर 2 माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से x निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े ही है, कितना हो जाएगा, या सीधे हटाओ ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये x इधर आएगा जब तो माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4x से प्लस आएगा तो माइनस ही होगा ना। इसको कर लो फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा x माइनस, फैक्टराइज इसका करना आता है ना, माइनस 4x माइनस एक्स हो तो गया, तो x की वैल्यू एक 4 आएगी और एक क्या आएगी, 1 आएगी, यही ना आएगी। तो 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तक 2 है तो यहाँ 4 कैसे हो सकता है, जब भी होगा तो क्या होगा, 1। x कभी 4 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक हम 2 माने हैं। तो 4 जब भी होगा तो इधर होगा ना, तो ये 1 होगा, मतलब पता लग गया कि x 1 होगा, और x 1 होगा तो y कितना होगा, यहाँ पुट कर दो, x 1 होगा तो y भी 1, मतलब x 1 हो गया तो y भी 1। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन में करना होता है ना, तो पहले जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ पहले वो पॉइंट निकालना पड़ता है। तो इसका नाम हो गया 1,1, मतलब कि यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो ऐसे, और यहाँ पर इसका नाम हो गया 1। तो ये 1,0 है और ये है 2,0
0 है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 0 से 1 चलेंगे, ये ओरिजिन है ना, तो पहले 0 से कहाँ चलेंगे 1 और फिर 1 से 2, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया, तो एरिया इक्वल टू पहले 0 से 1 लगाएंगे, तो 0 से 1 चलेंगे। तब बताए थे ना कि एक छोटा सा यहाँ स्ट्रिप काटते हो dx, छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं ना dx, तो 0 से 1 और यहाँ पर लिखेंगे dx। अब 0 से 1 लेकर चलोगे तो 0 से 1 में किसका ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है कि पैराबोला ग्राफ आ रहा है। 0 से 1 में किसका ग्राफ आ रहा है, पैराबोला का रहा है ग्राफ, तो 0 से 1 dx, तो पैराबोला कौन सा था, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y कितना हो जाएगा √x। अब प्लस फिर 1 से कहाँ चलेंगे 2, क्योंकि हमें तो पूरा एरिया कवर करना है, तो 1 से 2 जब चलेंगे तो यहाँ फिर देखना है कि पैराबोला का आ रहा है कि लाइन का आ रहा है ग्राफ, तो 1 से 2 में लाइन आ रही है ना, ये तो लाइन आ रही है, 1 से 2 में लाइन आ रही है, तो लाइन का y की वैल्यू कितनी है, तो dx है, ये तो dx ही लिखेंगे x एक्सिस पर और 2 माइनस x, बस आ गया आंसर। नहीं ट्रायंगल ये कहाँ है, ये कर्व ना है, ये कौन सा, हाँ ये लिख सकते थे, यहाँ ये भी लगा सकते हो दिमाग, ये तो खुद ट्रायंगल बन ही रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। टाइम पास करने की क्या जरूरत है, टाइम पास ये भी मत करो, तो समझदारी लगाइए, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, प्लस इसका निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बताओ, तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 1 और 2 का गैप तो 1 ही होगा, और हाइट भी कितना है 1, ये तो लगाई दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और √x का इंटीग्रेशन, √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x पर 3/2, और लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, आइए 1/2 आ गया, x कितना पुट कर देते हैं 1, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 पुट करोगे तो 1 का 3/2 कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 पर कितना भी पावर है कितना आएगा 1 ही आएगा, तो सीधे कितना आ गया, ये आ गया 2/3 और प्लस 1/2 आ गया, एलसीएम ले लो, 6 3 2 जा 6 2 3 जा 6 7/6, ये आंसर इसका है कि नहीं, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, इसको नोट करो। देखो जी इस क्वेश्चन को समझो, बोला गया कि फाइंड करना आपको एरिया। अब देखो यहाँ पर ना डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया है, ये लेस देन में ग्रेटर देन में क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पर ना इक्वेशन बना कर दिया ही नहीं है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, पहले इस इनइक्वलिटी को चेंज कर दो इक्वलिटी में, इक्वेशन में चेंज कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू √3x, यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा के लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, बस सिंपल इक्वल टू करके लिख दो। अब ध्यान से देखो तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन था, सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और ये क्या था रेडियस, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, मतलब कि एक सर्कल बनाओ रेडियस 2 का, तो एक सर्कल बन गया रेडियस 2 का, ये सर्कल का ही ना इक्वेशन होता है। अगर मान लो यहाँ पर आता 9, तो रेडियस कितना आता 3 आ जाता, और एक लाइन बनाओ y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू x का स्ट्रेट लाइन कहाँ से होकर जाता है ओरिजिन से, तो ये भी कहाँ से होकर जाएगा ओरिजिन से ही होकर जाएगा, तो ओरिजिन से होकर एक लाइन बना दो ऐसे, इस लाइन को लिख दो y इक्वल टू √3x, एकदम आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना नहीं है, बस ये समझना है कि ओरिजिन से होकर जाएगा, y इक्वल टू 4x रहे 5x रहे √7x रहे, ओरिजिन से होकर जाएगा सीधे एकदम। अब करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ग्राफ कट किया तो हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लाना है। अब बोला यह गया है कि हमें एरिया निकालना है, अब ये रीजन का निकालना है कि ये रीजन का निकालना है, अब ये भी देखना है। तो बोला गया है कि यहाँ पर y की वैल्यू जो ये √3x है, अब ये देखो कंडीशन क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, या तो इसकी वैल्यू 4 हो सकती है, 4 से क्या हो सकती है छोटा, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 है तो इसका नाम है 2,0, ये ओरिजिन हो गया। अब लाइन के इस साइड की लाइन के इस साइड, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो ना, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 यहाँ पर 1 रख के चेक करो, तो अगर हम बोले कि एक पॉइंट लेते हैं 1,0, तो 1,0 रख के चेक करो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, y लेस देन r इक्वल टू √3x सेटिस्फाई किसको कर रहा है, इधर कर रहा है किधर कर रहा है, तो 1,0 हम पुट कर रहे हैं, तो x कितना पुट कर देते हैं 1, अब आई 0, तो 0 लेस देन r इक्वल टू √3, बताओ ये एकदम सही है कि नहीं, मतलब कि ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इधर का कोई रीजन लो 0,1 लो, अगर हम 0, क्योंकि इधर जब भी आएगा तो 0,1 ही आएगा,
तो इधर रख के चेक करो 0, 1 x 0 है, अब y कितना है 1, तो 1 लेस देन r इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो गया। मतलब ये रीजन नहीं, कौन सा रीजन होना चाहिए, ये रीजन होना चाहिए। तो जब भी ग्राफ बीचों बीच होकर जाता है ना, तो उस केस में इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट रखकर चेक करना पड़ता है कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोला गया था कि अब इसकी एरिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ से अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, ये निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। और यहाँ से कैसे लाइन ड्रा करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक की एरिया, फिर यहाँ तक की एरिया। तो ये तो देख ही रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये पॉइंट निकल गया तो ये एरिया निकाल ही लोगे। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर कौन कौन ग्राफ जा रहा है, एक y = √3x जा रहा है, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ सर्कल का है। तो रख लो, अब यहाँ से कर लेते हैं। तो सर्कल का ग्राफ जो है x² + y² = 4 है। अब इसमें y की जगह पर √3x पुट कर देते हैं, तो x² प्लस इसकी जगह पर √3x पुट कर देते हैं, तो कितना जगह √3x का स्क्वायर 3x² = 4, तो इसको ऐड कर लेंगे तो जगह 4x² = 4 से 4, तो x² = 1, तो x = +-1। तो जब भी इधर आएगा तो 1 ही आएगा, इधर जब भी आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, -1 तो इधर ना आएगा, तो ये हो गया 1, तो इसका नाम हो गया 1, 0। तो x 1 हो गया, तो y कितना होगा, x यहाँ 1 पुट कर दो, तो y कितना हो गया √3, 1, √3। इसका पॉइंट क्या आ गया 1, √3 आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया 1, √3। अब एरिया पूछा गया, एरिया तो लगा दो एरिया का फार्मूला। तो ये बताओ पहले 0 से कहाँ चलोगे 1, लेकिन इसके लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला ही यूज कर दो। तो 1/2 बेस इंटू बेस है 1 और हाइट कितना है, हाइट है √3। अरे यहाँ से यहाँ तक ये √3 है ना, हाइट है √3 अब प्लस, अब इंटीग्रेशन यहाँ लगाओ, 1 से कहाँ जाओगे 2, 1 से कहाँ चलोगे 2, और 1 से 2 जब चलोगे तो कौन सा कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन की सर्कल आ रहा है, 1 से 2 में सर्कल आ रहा है। तो सर्कल आ रहा है तो 1 से 2 में dx लिखोगे, तो यहाँ पर x का टर्म लिखो, सर्कल का इक्वेशन क्या था, तो यहाँ से y निकालो ना, y निकाल सकते हैं, कितना आएगा y निकालोगे तो रूट में 4 - x², समझो कैसे, x² उधर भेज दिया है, तो रूट में हो जाएगा 4 - x²। अब ये तो इसका तो बहुत बड़ा सा फार्मूला था, क्या था फार्मूला, किसी को याद है, ये तो शायद सिलेबस में रिलेटेड भी है, रूट में a²- लेकिन क्वेश्चन दिया है इस पर। तो इसका था फार्मूला, पता है किसी को, x/2 था ना, और फिर यही प्लस a²/2 और रूट में sin इनवर्स x/a था, sin इनवर्स x/a था, ये था ना फार्मूला। तो रख दो, करना क्या है, x/2 हाई है, अब पुट कर देना आ जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। तो बोला गया कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। देखो ध्यान से, एक प्लेन है, पहले एक प्लेन बना लेते हैं, ये प्लेन है। बोला गया कि ये परपेंडिकुलर का, इसे परपेंडिकुलर है मान लो, इसका हमें फुट निकालना है, फुट मतलब इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट दिया है 1, 2, 0 ऑन द प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन भी दिया है, x - 3y + 2z = 9। जब हम लोग प्लेन का इक्वेशन पढ़े थे ना, तो प्लेन के इक्वेशन में हम बताए थे कि जो x, y, z का जो कोफिशिएंट होता है ना, ABC, ये डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वो लाइन के पैरेलल होता है। तो आखिर इसकी जो वैल्यू है 1 - 3 और 2, जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमेशा प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक, अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, तो 1, 2, 0। अब पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब इसका और इसका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो इसका पॉइंट निकालो, पहले तो फुट निकालो, और जैसे ये फुट आ गया तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला से दोनों का डिस्टेंस निकाल ही लेंगे, क्या होगा। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट टाइप को निकालना है, फुट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो क्या इसका तरीका है। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो कोई भी लाइन एक पासिंग पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन पढ़ाए थे वेक्टर फॉर्म में भी और स्केलर फॉर्म में भी। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यही था, x - x1/a
y माइनस y1 अपान बी और इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। तो ये पासिंग पॉइंट है, लाइन इससे पास कर रहा है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा इसका, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा क्या है 1 माइनस 3 और क्या है 2, यही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। ये जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो लाइन का क्या हो गया, पैरेलल। लाइन के पैरेलल होना ही चाहिए। इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल। और जब भी हम लोग इक्वेशन पढ़े थे तो पैरेलल वाला ही पढ़े थे। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लोग पता करें तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगा तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 1 और अपान a डायरेक्शन रेशियो 1 इक्वल टू y माइनस y1 तो 2 है और डायरेक्शन रेशियो -3 और z माइनस z1 0 और डायरेक्शन रेशियो 2। निकल गया लाइन का इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ आएगी, लेमडा आएगी। क्या मान लिए, लेमडा आएगी। तो यहाँ से x निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो 1 का लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस 1, -1 गया तो +1 हो गया। फिर -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y जो आ जाएगा -3 लेमडा और -2 जाएगा उधर तो +2। ये x y की वैल्यू आ गई। अगर z निकालना चाहे तो z भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 का लेमडा से मल्टीप्लाई तो z आ गया 2 लेमडा। तो ये जो x y z की वैल्यू आई है ना, इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो जनरल पॉइंट है वो एक पॉइंट आ गया। इसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्योंकि लेमडा का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जो आता है एक्स वाई जेड ना, इसी को मानते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आगे, बस लेमडा निकालना पड़ेगा आपको। तो इसका जनरल पॉइंट क्या आ गया, जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट आ गया लेमडा प्लस 1 और -3 लेमडा प्लस 2 और 2 लेमडा। तो ये जो जनरल पॉइंट आया है ना, इसी का हम लोग बोलते हैं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जनरल पॉइंट आया है। आइए बताओ, ये जनरल पॉइंट अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आया है तो ये जनरल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पर भी लाई कर रहा है और प्लेन पर भी। तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर ये पुट कर देंगे, y की जगह पर ये पुट कर देंगे, z की जगह पर ये पुट कर देंगे, लेमडा निकल जाएगा। और जैसे लेमडा निकल जाएगा तो फिर से वापस लेमडा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, x y z क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि इसका बोलेगा कि एक पॉइंट दिया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। तो ये हो गया पासिंग पॉइंट, प्लेन का इक्वेशन देगा। तो प्लेन की इक्वेशन से ही पता कर लोगे डायरेक्शन रेशियो, पता कर लोगे। डायरेक्शन रेशियो प्लेन का क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर। तो लाइन का क्या हो गया, पैरेलल। ये इक्वेशन पढ़े किस पर, पैरेलल पे ही पढ़े हो। इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लेमडा करके एक्स वाई जेड, इसका आ जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो आया है किस में, लेमडा का टर्म में, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। तो ये प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई रख दो, रखो, आ जाएगा, रखते हैं यहाँ पर। इसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स लेमडा प्लस 1 और -3 वाई, और वाई कितना है -3 लेमडा प्लस 2 और प्लस 2 जेड, और जेड कितना है 2 लेमडा इक्वल टू 9। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना जाएगा, 3 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो -9 लेमडा हो जाएगा, और माइनस प्लस -6 और 2 2 जा 4 लेमडा इक्वल टू 9। देखो जी, 9 4 13 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 -6 -5, उधर गया तो 14, लो आ गया लेमडा 1 आ गया। लेमडा जब 1 ही आ गया तो इसका जनरल पॉइंट नहीं निकल गया, तो क्या निकल गया, फुट का कोऑर्डिनेट। तो फुट जो आ गया, फुट का जो कोऑर्डिनेट आ गया, रख देते हैं 1 1, यहाँ पुट करो 1 1 2 -3 बन जा तो -1 और 2 हो गया, निकल गया। तो आ गया इसका पॉइंट 2 -1 2 आ गया। और डिस्टेंस बिटवीन 2, अब पूछा डिस्टेंस निकल गया, निकलो तो लगा दो ना फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का z - z2 का होल स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट में 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस और 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो एक कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 9 4 13 14, रूट में 14। बस यही था क्वेश्चन। ये बात समझो कैसे किया क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसा क्वेश्चन एक और देंगे ना तो बस प्रोसीजर यही रहेगा, नंबर बस चेंज कर देंगे।
या तो ये पूछ देता है कि इस पॉइंट का इसमें इमेज निकालो, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन। तो बताओ इमेज का मतलब क्या समझते हो कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे, ये जस्ट कहाँ जाएगा, ये बताओ। इमेज निकालने का मतलब क्या है कि अगर ये निकल जाएगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इमेज इसका कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा इमेज। तो ये कैसे निकालोगे, जब फुट निकाल लोगे तो ये नहीं निकल जाएगा, कैसे, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के फार्मूले से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो किसी तरह से फुट बस निकालो, इसके बाद मिड पॉइंट के फार्मूले से निकाल ही लोगे। अगर हम बोले कि चलो ये निकालो कि x1 y1 z1 कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो ये 2 कैसे आया होगा, 1 + x/2 इक्वल टू 2 + y1/2 इक्वल टू -1, x1 + x2/2 करते हो ना। तो 2 क्वेश्चन बनेगा, या तो इमेज का बनेगा या तो फुट का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कई बार आता है ये। आज से क्वेश्चन